तो ये रहा दोस्तों बीपीएससी का सॉल्व पेपर, यानी कि 1992 से 2024 तक जितने भी पीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे हिस्ट्री का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो या इकोनॉमिक्स का हो। और ये है एडुटेरिया का करंट अफेयर्स जो जुलाई 2025 तक है। यानी कि मैं इस वीडियो में आपको जनवरी से लेकर जुलाई तक की करंट अफेयर्स का वीडियो प्रोवाइड करूंगा इस चैनल पे। जैसे ही नया एडुटेरिया का करंट अफेयर्स आता है मैं उसको भी कराऊंगा। और ये जो देख रहे हैं ये नोट्स का कॉपी है मेरा, जो केजीएस में मैंने बनाया था जब मैं पढ़ रहा था। ठीक है, तो ये देखो ये शॉर्ट नोट्स भी है और शॉर्ट नोट के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी है इसका। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का है। चलिए मैं शुरू करता हूँ वीडियो को। तो हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। आपको पता है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री होता है इसको हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। पहला जो पार्ट है वो है अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री और जो सेकंड पार्ट है वो है पुनर्जागरण और महात्मा गांधी राष्ट्रवादी आंदोलन। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना रहता है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग यूरोपियन का आगमन, जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे जो पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर ब्रिटिश आते हैं एंड डेनिश आते हैं, फिर उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं। तो हम सब के बारे में एक एक करके पढ़ने वाले हैं। एंड देन उसके बाद फिर बताते हैं हम आपको मुगलों का पतन, यानी कैसे जो मुगल होते हैं औरंगजेब के मरने के बाद 1707 में आपस में लड़ाई हो जाती है उत्तराधिकार के लिए, सत्ता के लिए। जैसे कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं बहादुर शाह जफ़र के बारे में, शाह फर्रुखसियर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद बताई गई हैं क्षेत्रीय राज्यों का उदय। हम आपको बता दें कि क्षेत्रीय राज्यों का उदय में जो पढ़ने वाले जैसे कि बंगाल हो गया। फिर उसके बाद हम आपको बता दें कि यहाँ बंगाल के बाद अवध हो गया, अवध के नवाब जो होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद बताएगी ये मराठा साम्राज्य हो गया, शिवाजी महाराज के बारे में। फिर मैसूर हो गया, जैसे कि हैदर अली हो गए, टीपू सुल्तान हो गए, इन सभी लोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ साथ पंजाब हो गया, राजपूत राज्य हो गया, पंजाब पढ़ने वाले हैं। और राजपूत राज भी पढ़ने वाले हैं, जैसे कि चौहान हो गया, राजा जयसिंह हो गए हैं। ठीक है, तो ये सब पढ़ने वाले, ये सब मैं अभी आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि हमको क्या क्या पढ़ना है। और उसके बाद जो पढ़ने वाले हैं वो होने वाली हैं, आप यहाँ देख सकते हैं सेकेंड पार्ट की में हो गई, ये पहले पार्ट का हो जाएगा। ठीक है, अब जो सेकेंड पार्ट में जो हमको पढ़ने वाले हैं वो होते हैं भारत में साम्राज्य विस्तार की ब्रिटिश नीतियाँ। कि आपको पता है कि अंग्रेज ने जब कब्जा किया, हमारे ऊपर शासन किया, तो बहुत सारे, वैसे तो नहीं है कि एक नीतियाँ होंगी, बहुत सारे उनकी नीति होंगे। जैसे कि उन्होंने हड़प नीति चलाया, डलहौजी का हड़प नीति हो गया। फिर उसके बाद आपको पता है सहायक संधि हो गया वेलेजली का। ठीक है, और तो और आपको बता दें कि यहाँ लिखा हुआ है ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था। जो अर्थव्यवस्था जो थी आपको पता है कि 3 प्रकार की चलती थी, जैसे कि रैयतवारी हो गया, फिर जमींदारी हो गया, फिर महलवारी हो गया। तो हम इन सब के बारे में पढ़ने वाले विद द नोट्स। और उसके बाद पढ़ने वाले हैं 1857 के विद्रोह हो गया, जहाँ से हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल ही जाते हैं इस चैप्टर से। 1857 के विद्रोह और उससे पहले, जैसे कि जनजातीय विद्रोह हो गया, कोल हो गया, हो गया, फिर उसके बाद मुंडा हो गया, संथाल हो गया, किसान विद्रोह हो गया, चंपारण सत्याग्रह हो गया। ठीक है, खेरा हो गया। फिर उसके बाद देखो अन्य विद्रोह भी दी गई हैं। और उसके बाद देखो 1857 का विद्रोह क्या हो गया है। फिर उसके बाद अब पढ़ने वाले हैं सामाजिक सुधार आंदोलन। ये तो भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ये व्यक्ति से जुड़ा सवाल में क्वेश्चन आ जाती है। जैसे कि राजा राम मोहन राय होंगे, दयानंद सरस्वती होंगे, स्वामी विवेकानंद हो गए, ज्योतिबा फूले हो गई, रनाडे हो गए, महादेव गोविंद रनाडे, एनी बेसेंट हो गए। ठीक है, और अंत में जो पढ़ने वाले हैं जहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए, वो है राष्ट्रीय आंदोलन। तो चलिए एक एक करके हम आपको, ये तो था सिर्फ इंट्रोडक्शन कि हमें क्या क्या पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। अब हम चलते हैं चैप्टर 1 बाय 1 पढ़ाने। जैसे कि पहला जो चैप्टर में दिया गया है, हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे मुगलों का पतन। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी जो नोट्स है, थोड़ा बहुत फ़ोटो जो खींचने में हल्का मिस्टेक हो गया है, बट मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे वही है आधुनिक भारत के 3 प्रारंभिक महत्वपूर्ण अध्याय। ठीक है, तो पहला जो अध्याय है वो है मुगलों का पतन, यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा है स्वतंत्र राज्यों का उदय और तीसरा है यूरोपियन का आगमन। तो चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मुगलों का जो पतन है उसको
जो शासकों के हैं उनके क्रम दे दी गई हैं लगातार। सबसे पहले होते हैं बहादुर शाह प्रथम, जो 1707 से 1712 तक होते हैं। इनको शाह आलम भी कहा जाता है, इनका पूरा नाम था शाह आलम। दूसरा होते हैं जहांदार शाह, जो कि भाई 1712 से लेकर 1713 1 साल तक ही इनका शासन होता है। ये शॉर्ट नोट्स मैंने बना दिया था ऐसे ही याद करने के लिए, जैसे कि इनको मूर्ख कहा जाता था, लंपट कहा जाता था। और तीसरे जो होते हैं वो है फर्रुखसियर। भाई ये 1713 से 1719 तक होते हैं और इनको किंग, ये यहाँ जो मैंने लिखा है ना किंग मेकर सैयद की हत्या हो गई थी, ठीक है। मतलब ये उनकी मदद से बैठे थे जिन्होंने उनकी हत्या करवा दी थी, फर्रुखसियर ने, ठीक है। और उसके बाद जो दी गई यहाँ पे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह आप देख सकते हैं, इनको मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता था, ठीक है। और उसके बाद ये 1719 से 1748 तक रहे। उसके बाद आते हैं अहमद शाह, ठीक है, 1748 1754 तक आते हैं। फिर उसके बाद आते हैं आलमगीर द्वितीय, जो कि भाई 1754 से 1759 तक आते हैं। यहाँ पे आपको 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, तो इसमें इन्होंने इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली भाग भी लिया था, पार्टिसिपेट भी किया था। और उसके बाद बताई गई शाह आलम द्वितीय, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है 1759 से 1806 तक, क्योंकि यहाँ पे जो 1764 में जो बक्सर का लड़ाई हुआ था उसमें ये उनकी भूमिका थी। और उसके बाद बताई गई अकबर द्वितीय। आप देख सकते हो ये अकबर वन नहीं है, अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है मुगलों का सिक्का प्रतिबंध, ये शॉर्टकट में लिख दिए थे क्योंकि यहाँ ये PYQ पूछा गया है, इसलिए मैंने लिख दिया है। और लास्ट में होते हैं बहादुर शाह द्वितीय, जो कि 1837 से 1857 तक होते हैं। तो दोस्तों मेरा जो नोट्स है ना वो BPSC के लिए था। BPSC कोई ये नॉर्मल नहीं, BPSC सिविल सर्वेंट के लिए था, ठीक है। मैंने उसके लिए नोट्स को प्रिपेयर किया था और इस नोट्स के आधार पे यहाँ पे देखो मुझे भूमिका भी लिखवाया गया था। तो भूमिका जो है मंजू सर पढ़ाते थे हिस्ट्री, वहीं से मैंने ये लिखा है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया मुगल साम्राज्य की। सबसे पहले मैं आपको भूमिका रीड करवा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। भूमिका में लिखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुगल साम्राज्य की स्थापना। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में पानीपत की युद्ध के पश्चात बाबर ने की थी, ठीक है। उसके बाद अब देखो क्या है, यहाँ पे थोड़ा धुंधला आ गया है बट मैं पढ़ाऊंगा ना, लिखवा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। परंतु बाबर और हुमायूं इसे अस्थायित्व नहीं दे पाए। यानी कि बाबर, आपको मालूम है कि 1526 से 1526 में आया, 1530 में मर गया था। और उसके बाद जो हुमायूं था, हुमायूं के साथ आपको पता है कि कितना बार शेरशाह सूरी ने परेशान किया और बाद में ये चले गए, लास्ट में आए 1 साल के लिए आए थे, ठीक है। और उसके बाद फिर दी गई यहाँ पे अकबर। अकबर ने मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ के स्थापित किया। यानी कि अकबर ने ही भाई सुदृढ़ता यानी कि बहुत मजबूती के साथ साम्राज्य को स्थापित किया था, साम्राज्य का विस्तार भी किया था। अब उसके बाद आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब के काल में मुगल साम्राज्य चरमोत्कर्ष पे पहुंचा, यानी कि भाई बहुत महान कहलाता था। परंतु औरंगजेब की नीतियों ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से मुगल साम्राज्य की छवि को हानि पहुंचाई। औरंगजेब की नीतियों जैसे धार्मिक, राजपूत, सिख, मराठा और दक्कन में संपूर्ण मुगल साम्राज्य में विद्रोह की स्थिति का जन्म दिया। यानी कि ओवरऑल भाई आप देखा जाए कि जितने ये औरंगजेब जो है ना, औरंगजेब की ऐसी ऐसी नीतियाँ थी जिसके कारण साम्राज्य में पूरी उनकी छवि खराब हो चुकी थी और उनको कोई जल्दी, सब लोग सोचते थे कि जल्दी मरेगा, हम जल्दी अपना आज़ाद लेंगे, राज्य को स्वतंत्र करेंगे। उसके बाद फिर दी गई है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1757 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो अहमदनगर महाराष्ट्र में हुई। मतलब औरंगजेब की मृत्यु, क्वेश्चन आएगा कि औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? अहमदनगर महाराष्ट्र में। हालांकि औरंगजेब से क्वेश्चन कभी पूछा जाता है क्योंकि ये इतना खराब कर दिया था नाम कि इसके बारे में कोई एग्जामिनर जो होता है वो क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहता है, ठीक है। उसके बाद फिर बताएगी यहाँ पे औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उनके 3 पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हो गया। औरंगजेब के 3 पुत्र थे और उन तीनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। युद्ध ही नहीं, महा खतरनाक युद्ध हुआ भाई। फिर उसके बाद दी गई है 3 मार्च 1707 में हुआ था इसकी मृत्यु। अब उसके बाद आगे देखो दिया गया उत्तराधिकार का युद्ध। चलो देखो यहाँ पे उत्तराधिकार का 3 युद्ध मैंने बताया था। सबसे पहला जो युद्ध था, एक बेटा का नाम था मुअज्जम जो काबुल में रहता था। काबुल आपको मालूम है कि यहाँ अफगानिस्तान में पड़ता है। और उसके बाद दी गई दूसरा बेटा का नाम आजम था जो गुजरात में रहता था। तीसरा का नाम काम्बक था जो बीजापुर में रहता था, कर्नाटका में। तो यहाँ देखो भाई उत्तराधिकार के इस युद्ध
उत्तराधिकार के इस युद्ध में मुअज्जम ने अपने भाइयों को पराजित किया, यानी कि जो मुअज्जम है उसने अपने दोनों भाई, जो 2 भाई थे उनको पराजित किया, हिंदुस्तान के सिंहासन पे प्राप्त किया, सत्ता जो है प्राप्त कर दी, यानी बादशाह बन गया। उत्तराधिकार का यह युद्ध आगरा के पास जाजो नामक स्थान पे हुआ था। यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तराधिकार का युद्ध कहाँ हुआ था औरंगजेब के मरने के बाद, तो आगरा के पास हुआ था, जाजो नामक स्थान पे। इस युद्ध में मुअज्जम ने आजम को पराजित कर दिया था। ठीक है, जो मुअज्जम जो था वो आजम को पराजित कर दिया था। यहाँ फिर से देखो, मुअज्जम कहाँ का था? काबुल का था। आजम कहाँ का था? गुजरात का था। उसके बाद फिर दी गई है, देखो, बहादुर शाह प्रथम। मैंने जैसा कि बताया था पहले ही जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था कि बहादुर शाह प्रथम का ही नाम था मुअज्जम, असली नाम। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुअज्जम किस बादशाह का नाम था, तो बहादुर शाह प्रथम का नाम था। अब देखो उसके बाद दी गई है कि ये बहादुर शाह प्रथम कौन था, तो औरंगजेब का पुत्र उत्तराधिकार था। ये देखो, ये भाई ना, ये शॉर्ट नोट्स की तरह हो गया। ठीक है, मैंने शॉर्ट नोट्स की तरह लिख दिया था। उसके बाद दी गई है उपाधि। उपाधि जो है बाबू, यहाँ दी गई है कि शाह आलम की उपाधि लिया था। ठीक है, फिर इसमें बताया कि आखिर में मैंने शॉर्ट नोट्स में ये सब लिखा है। पढ़ने के बाद बादशाह प्रथम जो थे औरंगजेब की नीतियों को बदले, क्योंकि औरंगजेब की नीति कैसी थी? धार्मिक, दक्कन की नीति, राजपूत, सिख, मराठा, इन सब के विपरीत था। ठीक है, तो इन्होंने बदल दिया था। तो यहाँ देखो, बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब के पुत्र और उत्तराधिकार थे। उन्होंने शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण की थी। उन्होंने अपने पिता औरंगजेब के सभी नीतियों को परिवर्तित कर दिया था, जैसे कि यहाँ दी गई है। मैंने बताया था ना, वो मैंने शॉर्ट नोट्स लिखा था। यहाँ देखो, यहाँ डिटेल में लिखा है उन्होंने कौन कौन सी नीतियाँ जो है परिवर्तित की थी। धार्मिक नीति, दक्कन की नीति, राजपूत नीति, मराठा नीति और सिखों की नीति। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं मराठा के आखिर में कौन सी वो नीति थी जिन्होंने परिवर्तन किया था और औरंगजेब ने बहुत कठोर लागू किया था। देखो, औरंगजेब ने संभाजी को हत्या करके, देखो संभाजी जो थे ना, शिवाजी के पुत्र, उनकी हत्या करके उनके पुत्र साहू को कैद कर लिया था। यानी कि साहू को कैद कर लिया था। ठीक है, किसने? औरंगजेब ने। फिर बताई गई है बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात साहू को कैद से स्वतंत्र कर दिया। यानी कि देखो, एक तरफ औरंगजेब था, औरंगजेब ने साहू को कैद कर लिया था। ठीक है, लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो साहू आता है गद्दी पे, और साहू जब गद्दी पे आता है तो सॉरी, साहू बोल रहे हैं हम यहाँ पे, मतलब ये बहादुर शाह प्रथम जिसका नाम था मुअज्जम, तो मुअज्जम ने इसने क्या किया? साहू को छोड़ दिया। ठीक है, फिर उसके बाद बताई गई है इस प्रकार उन्होंने मराठा के साथ शांतिपूर्व संधि स्थापित कर ली। यानी कि अब देखो, जब साहू को छोड़ दिए मुअज्जम, तो भाई अब तो मराठा साम्राज्य खुश हो जाएंगे ना, तो उसके साथ सहिष्णु बनाया। फिर उसके बाद देखो आखिर में सिखों के साथ कौन सी नीति अपनाई, तो देखो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था। ठीक है, इनको 5000 का मनसब दिया गया था गुरु गोविंद सिंह को, और ये सिखों के अंतिम नेता थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो इनके साथ देखो बताई गई है बहादुर शाह प्रथम ने सिखों के साथ भी शांतिपूर्ण संबंध स्थापित किए। ठीक है, उन्होंने 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह को 5000 का मनसब प्रदान किया। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम एवं 10वें सिख गुरु थे। एग्जाम में आ सकता है भाई, मतलब जो नॉर्मली एग्जाम होती है ना, उसमें पूछा जा सकता है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे 10वें। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। देखो यहाँ पे मैंने गुरु गोविंद सिंह के बारे में लिखा है कि गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना की थी। फिर उसके बाद बताई गई इसके अंतर्गत गुरु गोविंद सिंह ने 5 वस्तुओं को भी सिखों के लिए अनिवार्य किया था। 5 वस्तु कौन कौन से? केस, कड़ा, कंघा, कृपान और कच्छा। फिर उसके बाद बताई गई है गुरु गोविंद सिंह ने 10वें पातशाह ग्रंथ भी संकलित किया था। जो 10वें पातशाह ग्रंथ होती है ना, उनको भी संकलित किया था। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 में हो गई थी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए राजपूत नीति। तो यहाँ देखो राजपूतों के साथ आखिर में कौन कौन सी नीति थी, पहले मैंने शॉर्ट नोट्स बना दिया है, फिर मैं डिटेल में पढ़ने वाला हूँ। तो 2 प्रमुख शासक थे, जैसे कि लिखा है ना यहाँ पे, आमेर के राजा जय सिंह थे और दूसरा लिखे मारवाड़ के राजा अजीत सिंह। तो जो जयपुर के थे और ये जोधपुर के थे। देखो यहाँ लिखा है, अब मैं डिटेल में पढ़ने वाला हूँ इसको। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम ने राजपूतों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। यानी कि जो पहले औरंगजेब होते थे, वो जब राजपूत जब अपने आप को शासक बनते थे यानी राजा बनते थे, तो औरंगजेब उसमें टांग अड़ाते थे, लेकिन इन्होंने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इनके काल में प्रमुख राजपूत शासक थे, तो देखो कौन कौन थे, वो दोनों मैंने ऊपर ही लिख दिया था। जैसे कि एक देखो
आमेर के राजा जय सिंह जयपुर के थे और मरवाड़ के राजा अजीत सिंह जोधपुर के थे। तो अब देखो इनके पास दी गई हैं धार्मिक नीतियाँ। तो देखो जाजिया एवं तीर्थ यात्रा कर हटा दिए थे, हालांकि ये परमानेंट नहीं हटाए थे, टेम्पोररी हटाए थे, ठीक है। मंदिर को तोड़ना प्रतिबंध लगा दिए थे। औरंगजेब जब थे मंदिर को खूब तोड़ रहे थे, इन्होंने कहा कि नहीं अब मंदिर को नहीं तोड़ना है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद देखिए, देखो अब डिटेल में पढ़ने वाले। बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब की धार्मिक नीति को परिवर्तित कर दिया, ठीक है। उन्होंने जाजिया एवं तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया और हिंदू मंदिरों को तोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब देखो उसके बाद यहाँ पे इतिहासकार एक होते हैं जिनका नाम है सर सिडनी ओवेन। ये कहते हैं कि अंतिम मुगल साम्राज्य है जिनके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं इतिहासकार। अब देखो एक और दूसरे इतिहासकार हैं जिनका नाम था खापी खा। क्या नाम था बाबू? खापी खा। इन्होंने उन्हें शाह बेखबर कहा, मतलब किसको? बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर कहा क्योंकि ये बेखबर रहते थे, ठीक है। खापी खा की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था मुर्तखाब उल लबाब। ये क्वेश्चन पूछा गया है PYQ कि किस इतिहासकार ने मुर्तखाब उल लबाब लिखा है? तो खापी खा, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लेंथ हो गया, 15 मिनट हो गया, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी के हम जो अगले मुगल साम्राज्य होंगे जिनका नाम था जहांदार शाह, ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बताना कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा किस टॉपिक पे चाहिए, करेंट अफेयर चाहिए या फिर PYQ चाहिए, या तो फिर हिस्ट्री का यही सेशन कंटिन्यू रखें, हिस्ट्री में भी बता देना, या जियोग्राफी। मेरे पास सारे नोट्स हैं, आप लोग कॉमेंट करना कौन सी पार्ट आपको कमज़ोर पड़ रही है। मैं उस पार्ट को डिटेल से एनालिसिस करूँगा और डिटेल से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा।